हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक डूबने से पहले एक बार ऊपर गया था। तो क्या इस वक्त मार्केट की सिचुएशन को हम टाइटैनिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? दोस्तों, यहां पर मेरा पर्पस आपको मार्केट के रिस्क के साथ अवेयर कराना है। एज ए एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके साथ रिस्क को अवेयर करें। जहां पर 95% लोग पैसा लूज करते हैं, वहां हमें रिवॉर्ड से ज़्यादा रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। और सिर्फ रिस्क ही नहीं, टाइम टू टाइम हम आपके साथ स्टॉक आइडियाज़ और सेक्टर आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप उन आइडियाज़ को यूज़ किया होगा आपने, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिला होगा। तो इस वक्त अगर हम देखें मार्केट में की रिस्क क्या है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोविड टाइम्स में दुनिया भर के कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे रुपया छापा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ी और दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर हम यूएसए में देखें तो यूएसए ने करीब $5 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया। और ये स्टिमुलस सिर्फ बिजनेस हाउसेस को ही नहीं दिया, बल्कि आम लोगों के हाथ तक भी पैसा पहुंचाया, रेगुलरली पहुंचाया। ऐसा करना यूएस ने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनकी इकॉनमी कोलैप्स हो जाएंगी, बिजनेस जो है घाटे में आ जाएंगे और एक फिनेंशियल जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ये खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये स्टिमुलस देकर उन्हें लगा कि उन्होंने इकॉनमी को बचा लिया। हालांकि इसमें अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अमेरिका ने किया। तो $5 ट्रिलियन का उन्होंने स्टिमुलस दिया। और अगर आप देखिए जो स्टिमुलस का ब्रेकअप है, तो लगभग जितना पैसा उन्होंने अपने कंपनीज को दिया, लगभग उतना ही पैसा उन्होंने आम जनता को दिया। तो करीब $1.7 ट्रिलियन उन्होंने कंपनीज को स्टिमुलस में दिया और उतना ही करीब $1.8 ट्रिलियन उन्होंने आम जनता, फैमिलीज के हाथों में पैसा दिया और कुछ हेल्थ केयर में खर्च किया। ये सारा ब्रेकअप आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी इकॉनमी को बचा लिया। लेकिन इसका एक बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ? बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि महंगाई वहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा, उनके पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी के साथ गिरी। और उसको कंट्रोल करने के लिए पिछले 1.5 साल से फेड लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। हमने देखा कुछ महीने पहले किस तरीके से वहाँ यूएस के और यूरोप के कुछ बैंक्स पर जो है बैंक्रप्सी का खतरा मंडराने लगा था। और इसकी वजह से अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो भी बढ़ा। हालांकि उनका जो डेट है लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त अगर यूएसए का डेट देखें करीब $31 ट्रिलियन का है, चाइना का करीब $15 ट्रिलियन का है और इंडिया का भी हम देखें तो करीब $2 ट्रिलियन का बनता है। तो इंडिया का भी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है करीब 0.8% है। और ये जो अगर आप देखें जो टॉप की कंट्रीज आती हैं, टॉप 15 कंट्रीज में इंडिया आता है। हालांकि हमारा जो ये रेशियो है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन खतरे के निशान के आसपास घूम रहा है। तो यूएसए ने तो स्टिमुलस दिया, आम जनता के हाथ में भी पैसा दिया और कंपनीज के हाथ में भी पैसा दिया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? तो इंडिया ने आम जनता के हाथ में कोई पैसा नहीं दिया। कुछ जो है छोटी मोटी स्कीम्स चलाकर जो खाना, चावल वगैरह बांटा और कुछ वैक्सीन्स वगैरह फ्री दी, लेकिन ओवरऑल लोगों के हाथों में पैसा नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट को देखें तो इसके अनुसार करीब $2 लाख के जो डेट है कॉरपोरेट हाउसेस का, वो राइट ऑफ किया। तो ये भी एक तरीके का स्टिमुलस ही है। जो कंपनीज को की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उसको फिक्स किया गया, उनके लोन्स को राइट ऑफ किया गया। तो ये भी एक तरीके का हमारे इसको हम स्टिमुलस मान सकते हैं। लेकिन अंतर ये है कि ये पैसा एक तरीके से पब्लिक के जेब से गया। और इस तरीके के जो राइट ऑफ्स होते हैं बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के, ये भी एक तरीके से महंगाई या इन्फ्लेशन मार्केट में क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये आप यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स के यील्ड्स देख रहे हैं। और 2007 के बाद 16 साल के बाद ये पहली बार 5% के लेवल के आसपास पहुंचा है। तो ये लेवल्स जो है अलार्मिंग है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अभी ये और बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद काफ़ी टाइम तक इस लेवल पर सस्टेन करेंगी। कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इस लेवल से नीचे आने में, बेशक ये ऊपर ना जाए ज़्यादा, लेकिन इस लेवल से सिग्निफिकेंटली नीचे आने में इसे कई साल लग सकते हैं। तो लगातार ये इकॉनमी पर
प्रेशर क्रिएट करेंगे और मार्केट्स पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब अगर हम इंडिया के जो टॉप कंपनीज के रिजल्ट्स की बात करें तो अभी जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इस क्वार्टर के, अगर उनके रिजल्ट्स की आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर ग्रोथ में प्रॉब्लम दिख रही है, मार्जिन्स के भी प्रेशर दिख रहे हैं। हमने देखा एफएमसीजी में आईटीसी और एचयूएल, इनके नंबर्स भी थोड़े म्यूटेड से आए, ग्रोथ में थोड़ा इनमें प्रॉब्लम दिखा। और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये जो आम लोगों की कंजम्पशन की चीज़ें बनाते हैं, एफएमसीजी गुड्स बनाते हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कंजम्पशन पे ग्रोथ की जो है प्रॉब्लम दिख रही है। वही अगर आप आईटी सेक्टर का मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी और आपने रिजल्ट्स भी देखा कि वहाँ पर क्लियरली रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, ग्रोथ पर प्रॉब्लम दिख रही हैं और न्यू डील्स पर भी जो है प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अगर हम जो रिलायंस की बात करें, रिलायंस के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके रिजल्ट्स भी म्यूटेड आएंगे। तो अगर हम ये ब्लू चिप कंपनीज की बात करें, टॉप 10-15 कंपनीज की, तो वहाँ पे तो जो उनके रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी में ग्रोथ दिख रहा है, वर्ल्ड इकॉनमी में ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि वो हमारे टॉप कंपनीज पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम वॉर की बात करें तो रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, चल रहा है, और उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कमोडिटी प्राइजेस में हमें प्रेशर देखने को मिला और साथ में क्रूड में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और अब एक नए वॉर की शुरुआत हो गई है, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर, और वो भी क्रूड पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और करीब 26% क्रूड का प्राइस बढ़ गया है। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस अभी गाज़ा में मूव करने का वेट कर रहे हैं और अमेरिका ने कहा है कि उनके बेसिस को अटैक किया गया है। तो ईरान के साथ वापस से जो अमेरिका की तनातनी चल रही है, तो अभी ये देखना है कि किस तरीके से ये शेप लेता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और अगर ये वॉर बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा और क्रूड अगर बढ़ेगा तो फिर वापस से इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड पर खतरा बंद हुआ दिखेगा। और क्रिस वुड्स जो कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जो ये वॉर, नया वॉर शुरू हुआ है, ये प्रॉपरली प्राइस्ड इन नहीं है। मार्केट पर इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट इसके वजह से नेगेटिवली रिएक्ट करे। अभी तक ये वॉर कंट्रोल तो दिख रहा है, इसमें ज़्यादा एस्केलेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है वो एक अच्छा साइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर बॉन्ड लॉसेस की बात करें, अगर आप यूएस बैंक्स का डेटा देखेंगे तो जिस तरीके के उन्हें उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉसेस दिख रहे हैं वो माइंड बॉगलिंग है। $660 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस जो वहाँ के बैंक्स को हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, हम जानते हैं दोस्तों, बॉन्ड के प्राइजेस गिरते हैं, जिसकी वजह से उनको अनरियलाइज्ड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इन बैंकों का कहना है कि इससे उनको कुछ खास खतरा नहीं है, क्योंकि वो इन बैंक्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे और एनकैश कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब बैंक से डिपॉजिट्स निकलने शुरू होते हैं तो बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो उन्हें मजबूरन लॉसेस में इन बॉन्ड पोर्टफोलियो को बेचना पड़ता है। जैसा कि हमने पिछले कुछ महीने पहले जो बैंकों की प्रॉब्लम आई थी उसमें हमने देखा था। तो बैंक ऑफ अमेरिका के करीब $131 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं बॉन्ड पोर्टफोलियो में। जेपी मॉर्गन के करीब $40 बिलियन के लॉसेस हैं और सिटी बैंक के भी करीब $30 बिलियन के लॉसेस हैं। तो ये एक तरीके का टाइम बॉम्ब है जिस पर ये बैंक्स बैठे हुए हैं। जब तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस नहीं आ रही है, वेल एंड गुड, लेकिन जिस दिन आएगी तो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसके चपेटे में दुनिया भर के बैंक्स आ सकते हैं। तो इन सब कारणों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर पड़ा है। दुनिया भर के मार्केट्स में हमें सेलिंग भी होती हुई दिख रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट्स नहीं गिरे हैं, लेकिन सेलिंग का एक प्रेशर बनता हुआ हमें दिख रहा है। आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा ये फैक्टर्स किस तरीके से प्ले आउट होते हैं, क्या इनके का इम्पैक्ट बढ़ता है या ये थोड़ा कंटेन्ड होकर इनके रिस्क कम होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो इन फैक्टर्स पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। तो हम इंडियन मार्केट्स में भी देखें
तो एफआईआईज अब लगातार जो है सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर ये एफआईआई फिगर्स का चार्ट देखें मंथ वाइज इस साल का, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी में उन्होंने सेलिंग करने के बाद अच्छी खासी उन्होंने बाइंग की सितंबर तक, और अब अगर आप देखिए सितंबर के महीने में उन्होंने करीब 14,768 करोड़ की सेलिंग की, और अक्टूबर के फर्स्ट 2 वीक्स में उन्होंने 10,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। तो अगर हम सितंबर और अक्टूबर 15 का मिला के देखें तो करीब 25,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। हालांकि अगर हम 2023 के टोटल फिगर्स को देखें तो करीब 1.10 लाख करोड़ जो है अभी भी वो नेट बायर हैं। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें तो ये उनका सेक्टर वाइज पैटर्न है। 2023 में उन्होंने किन किन सेक्टर्स में बाइंग या सेलिंग की है, नेट उनकी क्या पोजीशंस रही है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और ऑटो में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, और आईटी और एनर्जी में उन्होंने सेलिंग की है। आईटी के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस में आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और एनर्जी जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़ने की उम्मीद है, उसकी वजह से एनर्जी के स्टॉक्स में भी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या निफ्टी बाय मोड में चल रहा है या सेल मोड में चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ हमारा एक बहुत ही खास टूल मैं शेयर करने जा रहा हूं, और ये टूल हमारे जो क्लब 100 मेंबर्स हैं, जो हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग का लर्निंग प्रोग्राम है, उनके मेंबर्स को ही इस टूल का एक्सेस होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टूल बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ करें, क्योंकि हम ये खुद भी यूज़ करते हैं। तो इस टूल को यूज़ करके आप न सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, बल्कि किसी भी स्टॉक का इस वक्त बाय सिग्नल है या सेल सिग्नल है वो पता कर सकते हैं, और उस सिग्नल को यूज़ करके आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये टूल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको हमारे क्लब 100 प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये अलग से हम एक्सेस किसी को नहीं देते हैं, और क्लब 100 प्रोग्राम्स में भी जो है हमारे लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हम सबको एक्सेस देना नहीं चाहते, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर अवेलेबल है, और नवंबर फर्स्ट वीक में हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली जाकर उस पर रजिस्टर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम हमने काफ़ी मेहनत के साथ बनाया है, और इसमें हमारा पर्पस था कि लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम ऑप्शंस की ट्रेनिंग दें, क्योंकि जिस तरीके से लॉसेस लोग मार्केट में कर रहे हैं ऑप्शंस मार्केट में, वो सही नहीं है। तो हम एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है मार्केट की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। इसमें हम न सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं बल्कि एडवांस टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, जैसा कि डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग, और सब तरीके की ट्रेडिंग का भी हम जानकारी आपको देंगे, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे और मेंटरिंग भी करेंगे, और हम इस टूल का भी एक्सेस आपको देंगे, और हम नए टूल्स भी इसमें डालने वाले हैं। और साथ ही मैं श्योर करता हूं कि मैं एक्टिवली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूंगा, और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आपको मौका मिलेगा, आप डायरेक्टली मेरे साथ भी इंटरैक्ट कर पाएंगे, और लाइव क्लासेस में भी आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो आइए अब हम क्विकली देखते हैं कि निफ्टी में इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेंड प्रेडिक्टर टूल है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि 20 सितंबर को निफ्टी का सेल सिग्नल आया था 19,901 पे, और अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो हमें यहाँ पर हमें सेल सिग्नल जो है निफ्टी का दिख रहा है, और क्लियरली ये सिग्नल अच्छा खासा काम किया है। अगर हम पास्ट के सिग्नल्स भी देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी के हमारे जो प्रीवियस बाय और सेल सिग्नल्स क्या क्या आए थे। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का, एफएनओ के स्टॉक का आप जो पास्ट ट्रेड्स और करंट ट्रेड्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसबीआई डालूं, एसबीआई में मेरे पास के क्या सिग्नल्स थे, तो क्लियरली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ हमें बाय के सिग्नल्स मिले थे, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। तो ये बेसिकली 1 लाख के
कैपिटल पर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। साथ ही आप जो हमने टोटल कितने कॉल्स दिए हैं वो सब भी देख सकते हैं। ये हमारे पास्ट के कॉल्स हैं और अगर हम यहाँ पे देखें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। 2017 से लेके 2023 तक आप जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितने ट्रेड्स हमने दिए जनवरी में, फरवरी में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब लोग ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहला जो उनको प्रॉब्लम होता है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है इसको जानने के लिए वो इतनी सारी मेहनत करते हैं, इस टूल्स में जाते हैं, उस टूल्स में जाते हैं और दुनिया भर का टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके इस टूल में डाल दिया है। ये टूल में जो हम एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं सर्वर पर और फिर उन कैलकुलेशंस को यूज़ करके जो हमें ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और किसी भी तरीके की कोई जानकारी आपको क्लब 100 प्रोग्राम से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।